वेदों को अपने गर्भ में समाहित कर लेती हैं। जब प्रलय काल होता है तो नर्मदा नदी जो है वो अपने गर्भ में वेदों को समाहित करती है, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं तब नर्मदा जी इस ज्ञान को अपने गर्भ से प्रकट करती है। इसलिए नर्मदा जी का नाम वेद गर्भा भी है, और इसलिए इस घाट को वेद गर्भा घाट कहा गया है। आज नर्मदा जयंती के दिन इस घाट का विमोचन हुआ, वो भी हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है। ये घाट जो है वो 400 मीटर लंबा है। इसके अलावा 150 मीटर की आगे और पीछे दोनों तरफ स्टोन फिलिंग की गई है, अर्थात ये लगभग 700 मीटर लंबा घाट है। इस घाट की चौड़ाई 50 मीटर है। इस घाट की एक और विशेषता, ये ग्रीन घाट के नाम से भी जाना जाएगा। वेद गर्भा घाट नाम, लेकिन इसको वृक्षारोपण के द्वारा और सोलर लैंप के द्वारा, जिसकी अभी घोषणा अर्पित जी सोनी और सुयोग जी सोनी ने की थी, 11 हाई मास सोलर लैंप और पोल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो नर्मदा जी के संरक्षण के लिए, हम सबके क्षेत्रवासियों के स्नान की सुविधा के लिए और भूमि के कटाव को रोकने के लिए इस घाट की आज लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। समिति की ओर से मैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वेदों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वैदिक विद्यापीठम 2014 से सक्रिय, हम सब जानते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से शून्य से शिखर तक इस वैदिक विद्यापीठम की यात्रा हम देखने वाले हैं। एक 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के द्वारा अभी तक का प्रवास जो है वैदिक विद्यापीठम का, उसका हम सब लोग अवलोकन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वह ज्ञान जो हमारे ऋषियों को ध्यान की उच्चतम अवस्था में प्राप्त हुआ, वो ज्ञान जो सच्चित और आनंद है। उस सच्चित आनंद का वर्णन करना किसी भाषा के लिए संभव नहीं था, इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसे स्पंदन के रूप में प्रस्तुत किया। उस स्पंदन का उच्चारण ही वेद मंत्र है। हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात दर्शन किया था, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया। हमारे देश पर अनेक आक्रमण हुए। आक्रांताओं ने हमारी श्रद्धा के सभी केंद्रों को खंडित किया, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का ये ज्ञान अक्षुण्य रहा। इसी परंपरा में बाबा बजरंग दास जी और उनके शिष्य स्वामी तिलक जी का योगदान अनूठा है। पूरे देश का पैदल भ्रमण करने के बाद बाबा बजरंग दास जी ने चित्रकूट कुटी को अपनी तपस्थली बनाया। उनके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वामी तिलक ने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करने का निश्चय किया। स्वामी तिलक जी ने वेदांत का प्रचार करने के लिए लगभग 80 देशों की यात्रा की। दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में उन्होंने वेदांत का प्रचार करने के लिए केंद्र स्थापित किए। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की स्थानीय भाषाओं में हमारे शास्त्रों का प्रचार किया। उनका त्यागपूर्ण जीवन देखकर पश्चिमी देशों में भी अनेक लोगों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार किया और आज भी उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हीं बाबा बजरंग दास जी के आशीर्वाद और स्वामी तिलक जी की संकल्पना को साकार करने के लिए 2014 में विद्या भारती, संस्कृत भारती और स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति के प्रयास से 24 एकड़ भूमि पर वैदिक विद्यापीठम की स्थापना की गई। यहाँ पर वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के विद्यार्थी वेद की 7 शाखाओं का अभ्यास करते हैं। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष जैसे वेदांत कहे जाने वाले विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। धनुर्वेद और आयुर्वेद जैसे उपवेदों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ में गणित, विज्ञान और आधुनिक विषयों में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मलखंड जैसे प्राचीन खेलों में यहाँ के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो सभी आधुनिक खेलों में भी यहाँ के विद्यार्थी कहाँ पीछे हैं। स्वामी तिलक की भी प्रबल इच्छा थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान की स्थापना हो। इस बात को ध्यान में रखकर
श्री बाबा बजरंगदास आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म एवं योग केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर समीर जमदग्नि जी की परंपरा में शिक्षा प्राप्त कर पिछले 20 वर्षों से नाथ नाड़ी में दीक्षित होने वाले प्रथम चिकित्सक बने हैं। इस केंद्र में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, शिरोधारा जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर शोधन एवं भिन्न भिन्न औषधियों के माध्यम से उपचार किया जाता है। औषधियों की शुद्धता और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर समीर जमदग्नि द्वारा पूरे देश भर में प्रशिक्षित हजारों आयुर्वेदाचार्यों का एक तंत्र खड़ा किया गया है, जो कि आपस में शुद्ध औषधियों का आदान प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में मात्र शरीर के अंगों का उपचार नहीं होता, मात्र रोग का उपचार नहीं होता। इसमें शरीर का समग्रता से उपचार किया जाता है। 5 प्राणों का संतुलन किया जाता है, अष्ट धातुओं का संतुलन किया जाता है, त्रिदोष का शमन किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद को जब योग का सहयोग मिलता है तब उसका व्याप और अधिक बढ़ जाता है। परंतु रोगियों के लिए योग करना कठिन होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए योग गुरु BKS अयंगर द्वारा रोगियों को उपकरण की सहायता से योग करवाने की पद्धति विकसित की गई। इस पद्धति में गंभीर रोगियों से भी योग करवा लिया जाता है। जिन आसनों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, उन आसनों को मिनटों में करवाकर रोगी को लाभ दिया जा सकता है। वास्तव में योग की इसी पद्धति से प्रेरणा लेकर ही पश्चिम में फिजियोथेरेपी का विकास किया है। अयंगर जी के शिष्य श्री करुणाकरण जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार का योग केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में विश्व स्तरीय उपचार किया जाता है। इस केंद्र द्वारा लकवाग्रस्त रोगियों को भी 15 दिवस में ठीक किया गया है। स्वामी तिलक ने सेवा को ही सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। चिचोट कुटी साधना और सेवा का केंद्र बने, यही उनका चिंतन था। उनके इस चिंतन का अनुसरण इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। आज लघु रूप में खड़ा हुआ ये एक प्रकल्प भविष्य के अनेक प्रकल्पों का प्रतीक है। भविष्य में वैदिक विद्यापीठम के द्वारा अमरकंटक से भरूच तक मां नर्मदा के दोनों तटों पर 108 गुरुकुलों की स्थापना करने की योजना है, जहां पर प्रत्येक गुरुकुल किसी एक प्राचीन विषय में समग्र ज्ञान को समर्पित होगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, स्वतंत्र वैदिक शिक्षा बोर्ड, भरतमुनि नाट्य शास्त्र के आधार पर रंगमंच का विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। 0 से 5 वर्ष की शिक्षा का आदर्श केंद्र एवं धनु वेद आधारित 10 शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र बनाने की भी योजना है। ज्योतिष एवं विभिन्न भाषाओं पर शोध का केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। ये गुरुकुल भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का कार्य करेगा। संस्कृत ग्राम, गौ संवर्धन एवं जैविक कृषि जैसे अनेक विषयों पर अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं की परंपरा का निर्माण करने वाला ये केंद्र बनेगा। प्रकृति का संचालन संतुलन से होता है। इडा और पिंगला का संतुलन, अभ्युदय और निश्रेयस का संतुलन, परा और अपरा का संतुलन, विद्या और अविद्या का संतुलन, 5 प्राणों का संतुलन, शाश्वत और युग का संतुलन, प्राचीन और आधुनिक का संतुलन, ये संतुलन ही वैदिक विद्यापीठम की यात्रा है। वेद शब्द का अर्थ हो इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात बड़ा हर्ष का विषय है कि मंच पर उपस्थित बोले नर्मदा मैया की। आज के इस कार्यक्रम में
हमारे सबके वरिष्ठ और विस्तार से जिनने हमारे बीच पूरी बात रखी, हमारे परम आदरणीय श्रीमान भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कई जवाबदारियों से और खास करके ऐसे स्थानों को हम स्थान तो बना सकते हैं, लेकिन स्थान के अंदर चेतना कहाँ से लाएंगे, उसकी आत्मा कहाँ से लाएंगे। जब आपकी पुण्य आत्मा आती तो अपने आप आत्मा आ जाती, हमें आनंद में डूब जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे हमारे संस्था के जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी चैतन्य दास जी, नित्य चैतन्य दास जी महाराज, अध्यक्ष स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति चिन्नौट, आपको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त और आपके प्रभारी मंत्री, सुयोग्य मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलीना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों, श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारा मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का, उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहाँ गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसा देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा, उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुबिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा
और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदाय की, जिसके माध्यम से अब 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि पटाखा फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी। लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेजते एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान करने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, ये हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए
अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया आए। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगाया कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे, और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई। अब गोमाता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है। इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देकर के लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई, तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहाँ भी आई है। कौन सा गाँव बताया था? गोंदा गांव मठ। आपने जो कहा, निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी। सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है। ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विकास कार्यों की सौगात के साथ गौशाला और ITI की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर ही बैठें। भोजन की व्यवस्था, भोजन पैकेट की यहीं पर है, उसके बाद ही हम अपने स्थान से जाएंगे। सभी से अनुरोध है यहीं बैठें। मैं सचिव महोदय श्री सुजीत जी शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी कृपया बैठ जाइए, भोजन के बाद ही जाना है। सावधान। बोलिए नर्मदे हार। मां नर्मदा की इस पावन गोद में बाबा बजरंगदास जी, स्वामी तिलक जी की तपोस्थली पर स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति द्वारा आयोजित वेद गरबा घाट के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य एवं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री सुरेश जी सोनी जी, हमारे भागलपुर जिले के प्रभारी